नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 5 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस, UPSI, Bihar, Rajasthan, and other state services exam like UPPCS, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, MP एंड बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं नेशनल अफेयर यानी आज के राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS Sandhyak was decommissioned on 4th June 2021 after serving the country for 40 years। यानी 40 सालों तक देश की सेवा के बाद 4 जून को सेवा मुक्त हुआ भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, जिसका क्या नाम है INS संध्याक। ये ध्यान रखेंगे, द डीकमीशनिंग सेरेमनी ऑफ INS संध्याक वॉज हेल्ड एट नावल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। कहाँ है ये? विशाखापट्टनम। यह यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर है और यह भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, यानी यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे अधिक आयरन ओर का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। और संध्याक वॉज कंसीव बाय द then chief hydrographer for the government of India, Rear Admiral FL फ्रेजर। यानी यह इस जहाज की जो परिकल्पना है उसमें तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर ने की थी, जिन्हें भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। तो आफ्टर द डिजाइन वॉज फाइनलाइज बाय द नावल हेडक्वार्टर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप बिगन इन 1978 एट GRSE कोलकाता बाय लेइंग द कील। तो इस तरह से नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस जहाज का निर्माण वर्ष 1978 में कील बिछाकर GRSE कोलकाता में शुरू किया गया था। द शिप वाज कमीशन इनटू, यानी कब यह कमीशन हुआ था? 1981 में बाय द वाइस एडमिरल MK रॉय द्वारा, यह ध्यान रखेंगे। और व्हेन इन सर्विस द शिप हैड कैरीड आउट अबाउट 200 major hydrographic surveys and had performed a number of minor surveys along the east-west coast of the country। यानी ईस्ट कोस्ट इधर होगा, वेस्ट कोस्ट इधर होगा। और अंडमान, यानी यहाँ पर अंडमान के क्षेत्र में भी कई छोटे मोटे सर्वेक्षण किए और साथ साथ कई पड़ोसी देश जैसे इधर श्रीलंका है, इधर मालदीव है, यहाँ पर म्यांमार है ऊपर, इन सब देशों में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका नाम याद रखेंगे, कब कमीशन किया गया था, कब इससे सेवा मुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एथेनॉल इज इंडियाज प्रायोरिटी फॉर द 21st सेंचुरी। यानी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो उसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व पर्यावरण के दिन E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और 2020-25 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण की कार्ययोजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। और ये ई पायलट परियोजना यह ऑनलाइन पुणे के 3 स्थानों पे स्टार्ट की गई। तो यह जो है एथेनॉल हैज बिकम वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल अब भारत की 21वीं सदी की प्राथमिकताओं से यह जुड़ गया है। यानी अब एथेनॉल के रूप में हम बायोफ्यूल का यूज करेंगे और जिससे कि हमारा पर्यावरण भी और हमारा जो इकोसिस्टम है वह संतुलित रहेगा। तो इट इज हेल्पिंग द इन्वायरमेंट एज वेल एज इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ फार्मर।
यानी यह हमारे पर्यावरण को तो सुरक्षित रखेगा ही, इसके साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इससे किसानों की जो फार्मर्स हैं वह क्वालिटी लाइफ जिएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा करने का टारगेट लिया है। द वर्ल्ड विच यूज्ड टू सी इंडिया एज ए क्लाइमेट चैलेंज is now seeing it as the leader of the climate justice। यानी भारत जो है कह सकते हैं दुनिया में भारत को एक चुनौती के रूप में देख रही है। दुनिया अब इसे जलवायु न्याय के लीडर के रूप में देख रही है और ऐसा भारत कर भी रहा है। भारत कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली या रिन्यूएबल एनर्जीज, बहुत सारी एनर्जी जो कि जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, उस पर वह लगातार कार्यरत है। चाहे वह सोलर एनर्जी की बात की जाए, चाहे वह विंड एनर्जी की बात की जाए, तो वह सभी, चाहे बायोफ्यूल एनर्जी की बात, इन सभी पर भारत बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। यही कारण है कि भारत विश्व में एक लीडर के रूप में उभर रहा है। द लास्ट ईयर अलोन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बॉट एथेनॉल वर्थ इज 21,000 करोड़। यानी बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल खरीदा और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके हाथ में गया? किसानों के हाथ में। यानी कह सकते हैं खासकर गन्ना किसानों के यहाँ, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हुआ तो वह शुगर केन फार्मर्स को। यानी अब शुगर केन सबसे अधिक गन्ना कहाँ है? ये वाला बेल्ट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी होता है, दक्षिण भारत में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। तो यहाँ के किसानों इन सबको बहुत लाभ मिला है। इसी तरह से विश्व में सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है, लेकिन वहां पर 50% वो लोग एथेनॉल के रूप में यूज करता है ब्राजील। यही कारण है कि चीनी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से शुगर केन फार्मर के साथ यह लाभ जुड़ा हुआ है। बी इट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रियलाइजिंग द विजन ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड or the collaboration of disaster resilient infrastructure initiative, India is marching ahead with a bigger global vision। यानी वैश्विक कह सकते हैं विजन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का यह जो विजन है उसको साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर कोलैबोरेशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, इसमें भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी सेड दैट आवर कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज इंक्रीज बाय मोर देन 250%। यानी पिछले कुछ वर्षों में 250 से अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया इज टुडे इन द टॉप 5 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। यानी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में स्थान रखता है। और सोलर एनर्जी की बात की जाए तो इन पिछले 6 सालों में करीब 15 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा भारत कितनी तेजी से, यानी विश्व पर्यावरण दिवस में हम मना रहे हैं और इस पर लगातार कार्य कर भी रहे हैं। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। 1 in 5 countries are at a risk of their ecosystem collapsing। यानी दोस्तों आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो खासकर खबरें जो है पर्यावरण से ही संबंधित लिया हूं। तो डिस्पाइट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट एंड नेचर फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग नीड, countries around the world ignore the step that they should take for environmental protection। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा विश्व है, विश्व के लोग हैं, वह इग्नोर कर रहे हैं, environmental protection की अनदेखी कर रहे हैं हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए। जबकि हम लोग किस पर आधारित हैं? हम लोग पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं और उसके बावजूद भी हम पर्यावरण संरक्षण के कदमों में ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि 1 in 5 countries are at a risk of their ecosystem। यानी विश्व में हर 5 में से एक देश का इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज ये जो कोरोना नामक महामारी आई है, यह आपको इंडिकेट कर रही है कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है।
नहीं तो आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना जैसे वायरस, कम से कम 100 वायरस आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी को झकझोर देंगे। तो द वे कोरोना पैंडेमिक हैज पुट ए halt ऑन डेवलपमेंट एंड पॉज द फास्ट रनिंग वर्ल्ड, यानी कोरोना ने, आपने देखा होगा ना, एकाएक रोक दिया। यानी आप देख सकते हैं कितना भी डेवलपमेंट कर जाइए, लेकिन पृथ्वी जो है या नेचर आपको एकाएक पूरी तरह से रोक दिया। आज आप लोगों ने, हम लोगों ने जंगलों में, यानी मानव ने जीव जंतुओं को पिंजड़े में रखा था, लेकिन आज मानव खुद पिंजड़े में आ गया। मानव घर में जानवरों को, पालतू जानवरों के मुंह में वह जो है लगा देता था कि वह खा सके ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, आज खुद भी मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहा है। तो ये क्या है? प्रकृति का इतनी ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने दोहन कर दिया, प्रकृति का इतना ज्यादा मात्रा में हमने जितने भी जो नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज से उनके साथ बहुत खिलवाड़ किया, और विकास की अंधी दौड़ में इतना ज्यादा पागल हो गए कि आज पृथ्वी, यानी आज जो है उसकी अब हम लोग चुकाना शुरू कर दिए हैं। तो यह एक तरह से देखा जाए तो कोरोना ने एक चेतावनी दी है कि अभी भी सुधर जाइए, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एकदम हिंदी फिल्मों की मूवी की तरह है कि मनोरंजन के लिए देख लिया फिल्में, हाँ भाई, जब तक फिल्म देखा तब तक लगा हाँ यार इस तरह करना चाहिए, इस तरह, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, फिर आप लोगों ने, कोरोना की बीमारी ठीक हुई, फिर आप लोग प्रकृति को रौंदना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि मानव जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें दिया गया है कि पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद और नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म क्या है? हमारा जो हाड़ मांस, हमारा जो पूरी बॉडी है, वह किसके द्वारा है? प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कह सकते हैं पूरी तरह से प्रकृति को बचाना हम लोगों को बहुत आवश्यक है, और नेचर ही हमें एक तरह से क्रिएट किया है, तो हमें नेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो द स्टेट ऑफ फिनांस फॉर नेचर रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द इकोनॉमिक ऑफ लैंड डिग्रेडेशन टेल ए डिफरेंट स्टोरी, अलग अलग कहानियां बयां कर रही हैं। और द रिपोर्ट एम्फेसिस द नीड टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन various measures like afforestation, pollution control, environmental protection, यानी इस रिपोर्ट में वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न कदमों पर खर्च बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में स्थितियां और कंट्रोल से बाहर होंगी। यानी आप जंगलों को काट देंगे तो सॉइल इरोजन की समस्या होगी, वर्षा की समस्या होगी, फिर प्रदूषण नियंत्रण अगर हम नहीं किए तो आने वाले दिनों में और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशिएशन भी होगा, ग्लेशिएशन होगा समुद्र के तल बढ़ेंगे, समुद्र के तल बढ़ेंगे तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज वो डूब जाएंगे। तो इस तरह से इंश्योरेंस फर्म स्विस RE ने कहा है कि प्राकृतिक स्रोतों का दोहन इतना ज्यादा हो रहा है कि हर 5 में से एक देश का इकोसिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इजराइल एंड साउथ अफ्रीका आर फेसिंग द हाईएस्ट रिस्क, यानी ये हाई, आप देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, लगी ही मतलब पूरा देखे होंगे, कंगारू आइलैंड पूरा नष्ट हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय यूनेप एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड्स 50 लार्जेस्ट इकोनॉमी provided a relief package $14.6 trillion ड्यूरिंग द एपिडेमिक। तो इस तरह से यह जो है दुनिया की 50 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी के दौरान 14.6 लाख करोड़ डॉलर का राहत पैकेज दिया है, और इस भारी भरकम पैकेज में मात्र 368 अरब डॉलर ही इस गतिविधियों पर खर्च किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायक है। तो मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल GDP इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन नेचर, यानी कह सकते हैं कि मोर एंड हाफ, यानी वैश्विक GDP का आधे से ज्यादा हिस्सा हम लोग क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कृषि, एग्रीकल्चर है, फूड एंड बेवरेज है, कंस्ट्रक्शंस है, सब पर उसी पर निर्भर हैं। लेकिन जो है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में 8 लाख करोड़ डॉलर जुड़ता है और हम उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया इज ऑल्सो नॉट अनटच्ड बाय द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 2019 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत 7वां सर्वाधिक प्रभावित देश रहा था। यानी मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान
पर सबसे ज्यादा असर दिखा है। इसी कारण देख रहे हैं ना, भारत में इस समय चक्रवात कितने, यानी अरब सागर में जबकि कमजोर चक्रवात आते थे, इसमें भी भयंकर चक्रवात आ रहे हैं और यहाँ पर तो आ ही रहे थे। तो यानी 8 में से 6 जो है गंभीर श्रेणी के चक्रवात रहे। और भी बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग, बाढ़ आना, वर्षा ज्यादा मात्रा में होना, 14 से अधिक राज्य बाढ़ से शिकार हो गए थे 2019-20 में देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, डेनमार्क विल क्रिएट एन आर्टिफिशियल आइलैंड टू अवॉइड राइजिंग सी लेवल। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं और ये महाशय देश कहाँ, समुद्र में ही आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने चल दिए हैं। तो इसका क्या है कि वहां के कुछ सांसदों ने विरोध भी किया है और इसके साथ साथ वैज्ञानिक भी चिंतित हैं कि यह नेचर के खिलाफ कार्य हो रहा है। हालांकि डेनमार्क ने उस पर अपनी दलीलें दी हैं। तो विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर डेनमार्क एक कृत्रिम द्वीप का जो है सुर्खियों में आ गया है, यही कारण है। तो यह कृत्रिम द्वीप डेनमार्क की सरकार ने, यह अब तक की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना में से एक है। तो डेनमार्क पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड टू प्रोटेक्ट द पोर्ट ऑफ कोपेनहेगन फ्रॉम राइजिंग सी लेवल। यानी समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचने के लिए कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जो जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस द्वीप का नाम है लीनेट होम। याद रखना, लीनेट होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ करीब 35,000 लोगों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कनेक्ट द आइसलैंड टू द मेनलैंड ऑफ डेनमार्क थ्रू रिंग रोड, टनल्स एंड मेट्रो लाइंस। इन सब को बनाया जाएगा। तो द साइज ऑफ दिस आइसलैंड ऑफ डेनमार्क विल बी 1 स्क्वायर माइल, दैट इज 2.6 स्क्वायर किलोमीटर। और यह कहा जा रहा है कि 2070 तक यह द्वीप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस पर जो है यही कयास लगाया जा रहा है कि इससे जो है पर्यावरण, मतलब यहाँ पर ये जो रिंग रोड, टनल, ये सब बनाई जाएंगी, तो इससे जो है प्रभाव पड़ेगा समुद्र के ऊपर, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। हम बात करेंगे ऑक्सीजन इज रैपिडली डिसअपेयरिंग फ्रॉम द लेक्स ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। यानी बढ़ते तापमान के चलते झीलों से तेजी से गायब हो रही है ऑक्सीजन। अब सोचिए, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो झील का महत्व क्या रहेगा। ऑक्सीजन लेवल इन द वर्ल्ड फ्रेश वाटर लेक इज रैपिडली डिक्रीजिंग ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। यानी तापमान के बढ़ने की वजह से जो ताजे पानी की झीलों में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से घट रहा है और यह महासागरों की तुलना में झीलों से बहुत तेजी से कम हो रही है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन महासागरों की तुलना में बात की जाए तो ज्यादा कम हो रही है। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बोथ बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, दैट इज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट, एंड द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर बीइंग थ्रेटेंड। यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से यह जो ताजा पानी है, फ्रेश वाटर की जैव विविधता और इसमें रहने वाले जीवों और पीने के पानी की गुणवत्ता, यह सब डेंजर जोन में आ गई है, यानी खतरा हो गया है। तो इस तरह से द रिसर्च फाउंड दैट ऑक्सीजन लेवल इन द लेक्स सर्वेड इन द टेम्परेट जोन हैव फॉलन बाय 5.5% at the surface and 18.6% in the deep water since 1980। यानी 1980 के बाद से सतह पर 5.5% और गहरे पानी में 18.6% गिर गया। वो भी कहाँ? टेम्परेट रीजन में। जैसे ये क्या है? यह इक्वेटर रीजन है, ये क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये टेम्परेट रीजन कहलाता है। सबसे ऊपर क्या है? पोलर रीजन। यह पोलर रीजन है, ये ध्यान रखना यह है। तो इस तरह से यह बात अगर की जाए तो 45 to 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। तो झीलें महासागरों की तुलना में 2.75 से 9.3 गुना तेजी से ऑक्सीजन खो रही हैं। तो इससे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो रिसर्चर्स हैव एनालाइज्ड मोर देन 45,000 डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम about 400 lakes around the world since 1941। यानी 1941 से दुनिया भर की लगभग
400 लेक्स को एकत्रित कुल 45,000 से अधिक घुली हुई ऑक्सीजन और तापमान संबंधी आंकड़ों का रिसर्च किया गया। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टाइम रिकॉर्ड वर collected in the temperate zone which extend more than 23 to 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो यह भी आप देख सकते हैं, यह हम ही लोगों के परिणाम का असर, हम ही लोगों की किए गए कार्यों का है परिणाम है कि लेक्स सिकुड़ रही हैं। अगर हम अपने भारत पे ही देखें तो हिमालय क्षेत्र में 3000 लेक्स थी। उत्तराखंड में आपने सुना होगा नैनीताल, भीमताल, सातताल, ऋषिताल, नौकुचिया ताल, सहस्त्रताल, देवताल, ये सारी लेक्स हैं। अब धीरे धीरे ये सिकुड़ रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यह सिकुड़ रही हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे जो कम हो रही है। तो झीलों पर, चूंकि झीलें पृथ्वी की सतह पर 3%, यानी हमारा भारत पृथ्वी कह सकते हैं जैसे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, उसी तरह से पृथ्वी की सतह पर जो झीलों का योगदान है वो 3% का है, लेकिन उनमें ग्रह की जैव विविधता समाहित है। तो यह बहुत ही हेल्पफुल है, यह हमारे बायोडाइवर्सिटी का एक तरह से कह सकते हैं आभूषण है और इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो चेंज इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन इकोसिस्टम एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन जनरल। तो इस तरह से बदलाव ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव और सामान्य रूप से पर्यावरण में बदलाव होने से संबंधित है। तो when oxygen level drop, bacteria that thrive in environment without oxygen, such as those that produce the potent greenhouse gas methane, begin to thrive। यानी यह जो है ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और यह बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो इस तरह से दिस सजेस्ट दैट द लेक्स आर रिलीजिंग एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन कह सकते हैं कि मीथेन की बढ़ी हुई मात्रा को जो वातावरण में जो छोड़ रही है, तो इससे इस बात का पता चलता है कि झीलें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो एडिशनली सेडिमेंट रिलीज मोर फास्फोरस इन लो ऑक्सीजन कंडीशन, यानी इसके अतिरिक्त तलछट पे जो कम ऑक्सीजन की स्थिति में अधिक फास्फोरस छोड़ते हैं। ये सब कारण से झीलें धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी और वहाँ का पर्यावरण, इकोसिस्टम सब प्रभावित होगा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। विनायक के नंदीकुरी को CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नंदीकुरी इज एन एमिनेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एट द DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, न्यू दिल्ली। ये ध्यान रखेंगे। और हिज एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग हैज बीन accomplished एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया इन USA से शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर नंदीकुरी हैज रिप्लेस्ड डॉक्टर राकेश के मिश्रा एज द डायरेक्टर ऑफ CCMB। तो डॉक्टर मिश्रा अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक हैं। हालांकि वह CCMB के मौजूदा महामारी के खिलाफ प्रयासों में सलाहकार के रूप में बने रहेंगे। और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टैब्लिश इन 1977। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। हम बात करेंगे जीत थाइल। इनकी पुस्तक नार्कोपोलिस 2012 में आई थी। इसे बुकर के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई थी, लेकिन अंतिम में वह नहीं जीत सकी। फिर 2013 में इन्हें जो है दक्षिण एशियाई साहित्य का अवार्ड मिला था। फिर जो है इनकी जो और भी पुस्तकें हैं, दीज ईयर्स आर करेक्ट, यह भी जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेम्स ऑफ द वुमेन अभी यह हाल ही में आई है। लो जो है 2020 में आई, इसको 1, 2, 3, 4 कर लीजिएगा। हाँ, तो 4 किताबें हैं जीत थाइल जी की। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में हम बात करेंगे। ADB एंड इंडिया साइन एग्रीमेंट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन सिक्किम। तो ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो सिक्किम कहाँ है दोस्तों? ये देख सकते हैं, इधर नेपाल है, ये भूटान है, ऊपर तिब्बत चीन वाला भाग है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर। तो इस तरह से कह सकते हैं चिकन नेक है यह जो है सिक्किम 3 ओर से। इट इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी नेपाल, भूटान एंड चीन
और अंदर जो है आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से। तो सिक्किम बहुत ही खूबसूरत राज्य है, इसकी कैपिटल गैंगटोक है। यहीं पर हिमालय की सबसे ऊंची यानी ग्रेटर हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, कंचनजंगा यहीं पर है। यहीं नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा भी अवस्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, जो कि पहली ऐसी मिक्स्ड साइट है जिसे यूनेस्को की सूची में डाला गया है। यानी मिक्स का मतलब नेचुरल एंड, और यह क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज दोनों का एग्जाम्पल देती है। और यह बायो स्फीयर रिजर्व भी है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने समझौता किया है, वो भी कितने का किया है, $2.5 मिलियन की परियोजना की तैयारी की गई, वो भी किसके तहत, PRF, जिसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के तहत दिया जा रहा है। और सिक्किम यहाँ पर, सिक्किम में एशियाई डेवलपमेंट 2011 से ही निवेश कर रही है। यहाँ से चूंकि यह कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह देख सकते हैं 2011 में ही एडीबी ने जो है किया था प्रोग्राम, और 2012 में एडीबी की तकनीकी सहायता से इसे तैयार किया गया था। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। हाँ, मदालुओंग सिटी में के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष हैं मासत्सुगु असाकावा हैं, याद रखेंगे। 68 मेंबर हैं, जिसमें 49 जो है पैसिफिक एशिया से हैं और 19 बाहरी सदस्य हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। रेसलर सुमित मलिक लॉस्ट हिज ओलंपिक टिकट फेल्ड इन डोप टेस्ट। दोस्तों डोप टेस्ट में यह पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से ओलंपिक का टिकट इनका कट गया। अब ओलंपिक में यह भाग नहीं ले सकेंगे। फ्री स्टाइल में रेसलर थे, इनसे पदक की बहुत सारी संभावनाएं थीं, लेकिन डोप टेस्ट में यह नाकाम रहे। तो सुमित मलिक वाज डोप टेस्टेड ड्यूरिंग द ओलंपिक क्वालिफायर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इन सोफिया, बुल्गारिया की कैपिटल है। 6 से 9 मई के बीच किया गया था, तो वहीं पर डोप टेस्ट किया गया था। तो दिल्ली के पहलवान सुमित ने सोफिया में ही 125 किग्रा फ्री स्टाइल इवेंट के लिए ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। और ओलंपिक का आयोजन इसी साल 23 जुलाई से टोक्यो में होना है। तो मलिक चौथे भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं जिन्होंने पुरुष वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया था। और उनके अलावा रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया ने भी ओलंपिक टिकट जीता है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज जैसा कि आपको पता ही है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। और पहले इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी। पर्यावरण दिवस की शुरुआत, चूंकि पर्यावरण दिवस की शुरुआत वहीं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली जलवायु परिवर्तन पर समिट हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो इस तरह से इस सम्मेलन की नींव भी, यूनेप की नींव भी यहीं पे पड़ी थी। और इस बार का जो थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, याद रखेंगे। और जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर जो है इसे डेवलप करना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। अब लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम कृषि का एक प्रकार है जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, स्थानांतरणशील खेती कहा जाता है, बुश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसको जला देते हैं, वहां इसको आदिम जातियों के द्वारा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, यही कारण है हमारे यहाँ इसको झूम कृषि कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होता है, वनों को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है और राख युक्त मृदा में मोटे अनाज को बो दिया जाता है। और इस तरह से यह वहाँ की आदिम जातियों के द्वारा किया जाता है। तो यह जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हर देशों में अलग अलग स्थानीय नाम हैं। जैसे रे जो है वियतनाम में कहा जाता है, इसी तरह से टावी जो है मेडागास्कर, यह अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है एंतानारावियो, जो कि विच इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन, हाँ, हिंद महासागर में स्थित है देश मेडागास्कर। मजोले कहा जाता है, ये कई बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है। फैंग याद रखना, भूमध्य अफ्रीकी देश में पाया जाता है। और लोगान, लोगन पश्चिम अफ्रीका में। और कोमिले मैक्सिको में। मिल्पा युकाटन एंड ग्वाटेमाला में, मैक्सिको में भी कभी कभी कहा जाता है। कुनुको जो है वेनेजुएला और ब्राजील में। रोका ब्राजील, ये एक बार फिर पूछा जा चुका है एग्जाम में। और चेतेमनी जो है युगांडा, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे में। कैंगिन फिलीपींस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टुंग्या
म्यांमार में, चेना श्रीलंका में, लादांग मलेशिया में, तामराई थाईलैंड में, हुमा जावा एंड इंडोनेशिया में बोला जाता है। तो इस तरह से यह विश्व के, इसी तरह से भारत में जैसे राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरा कहा जाता है, याद रखना, राजस्थान के छात्र लोग जानते होंगे। झूम नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको, छत्तीसगढ़ में दहिया या पेंडा कहा जाता है। बुंदेलखंड रीजन में जो लोग जानते होंगे, झांसी वाला रीजन, वह जो है बेवार या दहियार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा कहते हैं इसको। इसी तरह से जो है आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। केरल में कुमारी कहा जाता है इसको। उड़ीसा में इसको विंगा, कोमन, इन नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में नीतू गौतम, सुभाष रानी, विवेक यादव, आरिफ अहमद, मधु आशुतोष, रुपिंदर कौर, अनुराग उपाध्याय, मुइन अहमद, मोहम्मद हसन, सरबर्था बनर्जी, उल्लास चंद्र राणा, दिव्यांशी सिंह, अग्नेश्वर चटर्जी, हेमंत शर्मा, विनोद जायसवाल, गुलशन कुमार, रेणु बाला, अंकिता राठौर, एजाज डार साहब, नाइम अंसारी, निधि राठौर, वीरपाल सिंह, पूर्णिमा जायसवाल, श्रवण खालिंग, सूरज उपाध्याय, यादुम ओरे, यायावुरम केलीर। यह जो है हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आनंद LH, अमित आदि लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। यह ध्यान रखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन नेवीज ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल दैट वाज रिसेंटली डीकमीशन्ड वाज INS जमुना, INS मकर, INS संध्याक, INS दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E100 पायलट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटेन, एथेनॉल, प्रोपेन, ईथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल आइसलैंड टू अवॉइड राइजिंग सी लेवल? पोलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, डेनमार्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new director of CSIR Center for Cellular and Molecular Biology? नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मदन राव, राहुल पंडित, राकेश के मिश्रा, विनय के नंदीकुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल एरिया इज कवर्ड बाय लेक? 2%, 3%, 4% या 5%? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड? 1962, 63, 65 या 66? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्पोर्ट इज सुमित मलिक एसोसिएटेड? जो कि डोप टेस्ट में पाए गए, पकड़े गए। तो टेनिस, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी, यानी टेनिस, स्विमिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? 1 जून, 2, 4, 5? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021? टाइम फॉर नेचर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन विच कंट्री? रे नामक स्थानांतरणशील खेती किस देश में की जाती है? म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया। इन 10 प्रश्न के उत्तर आपको बताना है। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।